गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, पिछली क्लास में हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार पढ़ लिए थे और अगली क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ेंगे। तो आइए उन्हीं की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन करवा लेता हूँ। हमने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था। प्रायद्वीपीय भारत में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आपके प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत के पठार, दक्षिण भारत के पठार और पूर्वी भारत के पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग थे। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था आपके, आप देखोगे तो मध्य भारत में मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा सतना का पठार। फिर दक्षिण भारत में दक्कन, कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा का पठार। और पूर्वी भारत में बघेलखंड, दंडकारण्य, छोटा नागपुर और कार्बी आंगलांग, मेघालय या शिलोंग का पठार। तो चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। और जब पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाओं की बात करूंगा मैं, तो आपको जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो इसी में हमने जैसे पठार पढ़े थे, लेकिन उन्हीं में कहीं कहीं बीच में क्या थी, पर्वत श्रृंखलाएं भी थी। तो उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत जो फैला हुआ है। ठीक है, वो देखोगे तो उत्तर में जो है, ठीक है, विंध्याचल और अरावली। ठीक है, पूर्व में राजमहल, पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट और दोनों के बीच क्षेत्र में कौन, नीलगिरी। इनके बीच फैला हुआ था प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। अब इसी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को ये पर्वत श्रृंखलाएं घेरे हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली। ठीक है, अरावली देखोगे आप तो प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरी क्षेत्र है और सबसे उत्तरी क्षेत्र और पश्चिम की तरफ विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। आपके एग्जाम में सारे फैक्ट पूछे गए हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और ये कौन से राज्य में आती है, आपके मुख्य रूप से राजस्थान में आती है। ठीक है, तो यहाँ से अरावली देखोगे तो ये मैंने आपको डायग्राम में और अच्छे से बता देता हूँ आपको। अगले वाले डायग्राम में देखोगे आप तो देखो, ये अरावली है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले छोटी छोटी जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे इनका विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे हम। फिर आपके इसी प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें कौन आ जाती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाती है। इसकी खास बात क्या है, यहाँ सारी ऊंची चोटियाँ बता रहा हूँ, अच्छे से याद रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और सद्भावना को आपके गुडविल भी कहा जाता है, पता है आपको। और ये एमपी वालों के लिए खास है क्योंकि दमोह डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, आपके 752 मीटर। और राज्य बता ही दिया मैंने, एमपी में। ठीक है, तो सद्भावना विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है और एमपी के दमोह डिस्ट्रिक्ट में आती है। फिर मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर महादेव श्रेणी पढ़ेंगे हम आगे चल के, उसमें स्थित है धूपगढ़। ठीक है, तो हम सतपुड़ा रेंज बता रहा हूँ मैं आपको। तो विंध्याचल के बाद सतपुड़ा आती है उसके दक्षिण में, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। ठीक है, और ये भी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, गुरु शिखर, सद्भावना, धूपगढ़, याद रखना आपको। ठीक है, राजस्थान, एमपी और डिस्ट्रिक्ट याद रखना है दोनों के। ये किस में आती है, दमोह में आती है मध्य प्रदेश के, और ये किस में आती है, नर्मदापुरम में आती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ेंगे राजमहल। और राजमहल की जो पहाड़ियाँ है वो मुख्य रूप से झारखंड में विस्तृत है। और झारखंड में इसमें सबसे ऊंची जो चोटी पड़ती है वो झारखंड की भी और राजमहल की भी, वो है पारसनाथ, जो एक जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, उनके जो तीर्थंकर हुए हैं, उन्हीं तीर्थंकन में एक पार्श्वनाथ हुए हैं। उन्हीं पार्श्वनाथ की यह तपोस्थली है और इसका नाम इसीलिए पड़ गया है आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, आपके 1366 मीटर।
ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, या तो ऊंचाई पूछ लेते हैं, या राज्य पूछ लेते हैं, सबसे ऊंची चोटी पूछ लेते हैं, या श्रृंखला पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर मुख्य तो श्रृंखलाएं और बची आपकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। ठीक है, और यह पश्चिम घाट के सबसे दक्षिणतम वाले भागों में स्थित है, इसलिए दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए कभी भी तो वो ही अन्नामुड़ी कहलाती है। और एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी है। कौन से राज्य में स्थित है, केरल में है। और इसी पश्चिम घाट की कौन सी श्रृंखला आगे पढ़ेंगे हम, अन्नामलाई में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, अन्नामुड़ी 2695 ऊंचाई है इसकी ना, 2695 मीटर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और फिर हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट में पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जीतगांडा। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने तो महेंद्रगिरी पढ़ा है। ठीक है, महेंद्रगिरी पहले हुआ करती थी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर थी, लेकिन जो जीतगांडा जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 1680 मीटर के लगभग है। ठीक है, इसलिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई, महेंद्रगिरी ना होकर कौन सी हुई, जीतगांडा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1680 मीटर, और महेंद्रगिरी की कितनी है केवल 1501 मीटर। तो ध्यान रख लेना, अब आपको ही पता चल रहा है 1501 ज़्यादा है या 1680, तो ये डाउट यही क्लियर हो गया। ठीक है, इनका एक डायग्राम समझ लेते हैं, इन सभी पहाड़ियों को हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से इनको यहाँ से छोटे छोटे कुछ पॉइंट नोट कर लो। अरावली, गुरु शिखर, विंध्याचल सद्भावना, सतपुड़ा धूपगढ़, राजमहल पार्श्वनाथ, ठीक है, पश्चिमी घाट अन्नामुड़ी, पूर्वी घाट जीतगांडा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। चलो इनका डायग्राम में समझा देता हूँ आपको एक बार, फिर हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। देखो, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची कौन सी थी, अन्नामुड़ी, अन्नामलाई में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, अन्नामलाई। हम इन सब श्रृंखलाओं को डिटेल में भी पढ़ने वाले, आगे ध्यान रखना है। फिर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ऊंचाई साथ में लिखी हुई है। ठीक है, राजमहल की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जीतगांडा। ठीक है, ऊंचाई भी लिखी हुई। इसके अलावा दो और पर्वत श्रृंखलाएं और भी डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन ये दो और याद रखो, एक तो नीलगिरी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दक्षिण में थी अन्नामुड़ी 2695, और दोदा बेटा 2670 मीटर है, जो नीलगिरी में स्थित है। वो अन्नामलाई में थी, अन्नामलाई पश्चिमी घाट का भाग था, नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। अच्छे से याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन, किस जगह मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, सीधा पूछा गया, नीलगिरी की वहाँ मिलके। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पूर्वी घाट की हो ही गई जीतगांडा। ठीक है, अब आपके पूर्वोत्तर में मैंने बताया था मेघालय का पठार, मेघालय के पठार में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ बताई थी मैंने, और इन गारो खासी जयंतिया में मेघालय की सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है वो नोकरेक है। कौन सी है, नोकरेक। ठीक है, 1412 मीटर। और इसी पूर्वोत्तर भारत में जब हिमालय का विस्तार देखे थे तो उसमें एक नागालैंड था, नागालैंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी है सारामती। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, मेघालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक है, जो गारो पहाड़ियों में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया, कौन सी वाली में स्थित है, ये गारो वाली में स्थित है। ठीक है, और सारामती कहाँ पर स्थित है, नागालैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये पूर्वोत्तर की कुछ ऊंची चोटियाँ हुई महत्वपूर्ण, जो याद रखना आपको। ठीक है, और ये डायग्राम अच्छे से अपने कॉपी में बना लेना है। अब आगे पढ़ते हैं हम इन एक एक पहाड़ियों की डिटेल। देखो, हम एक एक पहाड़ियों की क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस डिटेल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसकी डिटेल, अरावली की। किसकी डिटेल पढ़ेंगे हम, अरावली की डिटेल। और अरावली की खास बात है, अभी मैंने जस्ट डायग्राम में बताया। ठीक है, आपके ये कैसे फैली हुई थी, तो देखोगे आप, यहाँ पर गुजरात राज्य है और ऊपर है दिल्ली। तो आपको इस डायग्राम से इसमें बता देता हूँ, ये गुजरात के कहाँ से, पालनपुर से लगाकर दिल्ली की कौन सी पहाड़ी तक,
रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई है। कौन सी पहाड़ी? रायसीना पहाड़ी। और रायसीना पहाड़ी क्यों फेमस है आप सभी को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और ये इसी के लिए प्रसिद्ध है, रायसीना हिल, ठीक है। तो ये रायसीना हिल वास्तव में किसका भाग है? अरावली का सबसे उत्तरी वाला भाग है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी वाला भाग कौन सा है? पालनपुर वाला है, जो कहाँ पर है? गुजरात में। और ये गुजरात से दिल्ली तक लगभग कितने किलोमीटर में है? तो यहाँ से ध्यान रखना है, ये 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। कितने? ठीक है। तो गुजरात से लगाकर दिल्ली तक इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 800 किलोमीटर, ठीक है। एक खास बात दिख रही होगी डायग्राम में आपको, ये गुजरात में थोड़ी ऊंचाई दिख रही है और धीरे 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 जाते देखो ऊंचाई कम होती जा रही है, ठीक है। और यही एग्जाम में पूछा गया है, जब इसमें हम नीचे दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो ऊंचाई में क्या होती है? कमी होती है। अर्थात सर्वाधिक ऊंची चोटी जो पड़ी थी हमने माउंट आबू, वो गुजरात बॉर्डर पर ही स्थित है, जिसमें माउंट आबू पर्वत शिखर था। उस पर्वत शिखर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? गुरु शिखर। ये गुरु शिखर कौन से पर्वत श्रृंखला में थी? माउंट आबू। राजस्थान का हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी है, तो राजस्थान का हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू है, ठीक है। जो इन्हीं अरावली पहाड़ियों में सबसे ऊंचाई वाला भाग है, उसी पर सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर थी, ठीक है। और जैसे जैसे उत्तर की ओर जा रहे इसकी ऊंचाई देखो घटती जा रही है, ठीक है। तो एक खास बात है कि उत्तर की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई घटती जाती है। और लगभग कितनी लंबाई है इसकी? 800 किलोमीटर। कहाँ से? गुजरात से दिल्ली तक, रायसीना पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन, याद रखना। अच्छा, फिर यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समांतर है, एक खास बात है, ठीक है। ये हम मानसून पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलती है तो आप देखोगे ये डायग्राम है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये पूर्व और ये पश्चिम। देखो दक्षिणी पश्चिम, और अरावली भी तो ऐसे ही फैला हुआ है। और जब इधर से हवा चलेगी तो उसके समांतर गुजर रही कि नहीं गुजर रही? देखो डायग्राम में। तो इसीलिए ये जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता है, और रोक नहीं पाता है तो यहाँ वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होती है तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में थार के मरुस्थल का विकास हुआ है। कौन सा मरुस्थल का विकास हुआ है? थार के मरुस्थल का विकास हुआ है। खास बात है ये, ठीक है। तो ये आपको खास याद रखना है। यहाँ से चलें आगे, तो ये ध्यान रखना है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के क्या है? समांतर है। इसी कारण इसके पश्चिम में किस मरुस्थल का निर्माण हुआ है? थार, ठीक है। ये थार मरुस्थल है, ये थार महिंद्रा की गाड़ी नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, अब ये जल विभाजक का भी कार्य करता है। MPPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, जल विभाजक क्या होते हैं। प्राकृतिक रूप से दो जल चैनलों के बीच जो विभाजन का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। अभी पिछली वाले प्रीलिम्स में क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन? जल विभाजक कहते हैं। और ये किस किस के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? सिंधु और गंगा के बीच। कैसे? तो डायग्राम में देखना अच्छे से, एक बार समझ में आएगा, ठीक है। इधर हिमालय से सिंधु नदी इधर पाकिस्तान में होके किधर जा रही थी? आपके अरब सागर में मिल रही थी, जबकि हिमालय से गंगा नदी देखो इधर जा रही थी। और ये दोनों के बीच देखो जल विभाजक का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये खास बात है, ये किसके बीच कार्य जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। तो इधर सिंधु नदी आ जाएगी और इधर गंगा नदी आ जाएगी, और दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। और आप पढ़ोगे ऐतिहासिक क्रम में, कभी यहाँ पर सरस्वती नदी बहा करती थी, ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी उस पर रिसर्च चल ही रहा है, ध्यान रखना है। और जो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हो उसमें जो घग्गर नदी पढ़ते हो वो उसी का एक रूप माना गया है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, सभी चीज़ें लिंक है आपस में, ठीक है। तो ये याद हुआ जल विभाजक किसके बीच? सिंधु गंगा। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई में क्या हो रही है? कमी आ रही है, पूछा गया क्वेश्चन। फिर आपके अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये अवशिष्ट प्राचीन मोड़दार पर्वत है, ध्यान रखना। सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है,
वैसे पर्वतों का निर्माण मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर जो पर्वत है वो वलित पर्वतों के उदाहरण है, वलन पड़ने से बने हुए हैं। उसमें अरावली बहुत प्राचीन समय में ही वलन पड़ने से बना था, और अब इसको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं अपन भारत में? मुख्य रूप से अरावली को, और एक और अपन आगे पढ़ेंगे पूर्वी घाट को भी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और प्राचीन वलित पर्वत है। हिमालय नवीन वलित पर्वत था, पता है ना, 6 करोड़ साल पहले बना हाल में। फिर ये क्षेत्र जो है ये आपके मुख्य रूप से धारवाड़, ठीक है, चट्टानों के लिए जाना जाता है, और धारवाड़ चट्टानों के कारण यहाँ पर आपके धात्विक खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, और यहाँ पर कुछ कुडप्पा विंध्यन चट्टानों का भी विस्तार है, और कुडप्पा विंध्यन के कारण अधात्विक खनिज और बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर ये भी देखने को मिलते हैं। और आपके अलग अलग क्षेत्र इस अरावली क्षेत्र में अलग अलग के लिए जाने जाते हैं। जैसे चांदी का मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, जावर खान जो उदयपुर के निकट स्थित है ना। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है ये? देबारी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? देबारी की पहाड़ियाँ। RS में क्वेश्चन आ चुका है। देबारी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उदयपुर। किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। कौन सी खदान है? जावर खदान है, ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्र है? अरावली। शीशा, जस्ता, जुड़वा खनिज, ठीक है, और यही जावर खान से मिलते हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा ये क्षेत्र। फिर तांबा आपने सुना ही होगा, सिंधु सभ्यता में पढ़ते हो। तांबा कहाँ से आयात होता था? खेतड़ी। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? खेतड़ी। खेतड़ी क्या है? प्राचीन सिंधु सभ्यता का स्थल है, जो किसके लिए प्रसिद्ध था? तांबे के लिए। फिर अभ्रक, और अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। अभ्रक के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपका भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, ठीक है। फिर मार्बल आपने सुना ही होगा। प्रसिद्ध जो ताजमहल है, जो दुनिया के अजूबों में शामिल है, कितने अजूबे हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। और उन्हीं अजूबों में एक शामिल है कौन? ताजमहल। और ताजमहल का जो निर्माण हुआ है राजस्थान में एक जगह है मकराना, उस मकराना के मार्बल से निर्माण हुआ है ताजमहल का, जो एकदम सफ़ेद मार्बल है। और ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पता है आपको, तो ध्यान रखना है। तो ताजमहल कौन से मार्बल से बना है? मकराना के। और मकराना का जो ताजमहल जो मार्बल है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पुराने रूप से देखोगे तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में मिलता था। अब आपको ध्यान रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नए डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं राजस्थान में कुछ, तो नए के अनुसार अब देखना आपको कौन से में मिलता है, लेकिन पुराने में किस में? नागौर में मिलता था, ध्यान रखना है। फिर लाल बलुआ पत्थर, बताया मैंने, अरावली में लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर भी मिलेंगे, इसलिए राजस्थान जिसको किलों का गढ़ कहा जाता है, ठीक है, या किलों का राज्य कहा जाता है, उसमें ज़्यादातर किले बलुआ पत्थर से निर्मित है। आप देखो चित्तौड़ का किला है, ठीक है, आपके आमेर का किला है, जैसलमेर का किला है ना, जोधपुर का किला है, कितने भी किले देख लो आप, वो सारे किले किससे बने हुए हैं? लाल बलुआ पत्थर। क्यों लाल बलुआ पत्थर से बने? अरावली में वही मिल रहा है आपके, ध्यान रखना है। फिर आपके चूना पत्थर, और राजस्थान सीमेंट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, खासकर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र। आप पढ़ोगे JK सीमेंट, बिरला सीमेंट, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ है वो यहीं स्थित है आपकी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान, ये अरावली क्षेत्र विभिन्न खनिजों के लिए जाना जाता है, और अरावली मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, इसलिए मैं बार बार राजस्थान का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। अब अरावली से मुख्य रूप से 3 नदियाँ निकलती है, ठीक है, जो मुख्य नदी है। और MPPSC अभी पिछली बार मेंस में क्वेश्चन पूछी गया था MPPSC द्वारा कि लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, नाम लिखिए, ठीक है ना। तो बंडी, सवाई, ठीक है, जकरी, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? लूनी की। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये लूनी राजस्थान से ही निकलती है, अरावली से ही निकलती है राजस्थान में, और इसी पर एक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक सेकंड नंबर पर जो आती है वो स्थित है। फर्स्ट पे चिल्का आती है, सेकंड पर सांभर आती है, वो सांभर इसी लूनी झील पर बनी हुई है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर
इसी नदी को यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, किस नदी को आधी खारी आधी मीठी कहा गया है। ठीक है, आधी लवणी और आधी क्या है ये मीठी, मतलब इसका आधा जल लवणी होता है आधा मीठा होता है। क्यों, जहाँ से निकलती है अरावली में वहाँ जल मीठा होता है, आगे जैसे जैसे रेगिस्तान में बहती जाती है इसका जल कैसा हो जाता है, लवणी हो जाता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो इसको ही कहा गया है। इसकी एक और ख़ास बात है लूनी की, हम और नदियों के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। साबरमती, साबरमती भी अरावली से ही निकलती है, ये नीचे दक्षिण की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, आपको पता है। और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है, और अहमदाबाद में ही गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, वो साबरमती आश्रम साबरमती क्यों था, क्योंकि साबरमती के किनारे स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है। और एक और है चंबल की सहायक नदी कौन सी, बनास है, जो इसी अरावली से निकलती है। ठीक है, और यमुना और चंबल के माध्यम से यमुना और यमुना के माध्यम से गंगा में मिल जाती है। तो तीनों नदियाँ मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है, आपके अरावली से। तो ये अरावली की थोड़ी बहुत डिटेल हुई जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, माउंट आबू इसी क्षेत्र में स्थित है, सबसे ज़्यादा इसका ऊंचा चोटी वाला भाग है वो गुरु शिखर है। और यहाँ पर इसके अलावा और भी चोटियाँ हैं जो अलग अलग नामों से जानी जाती है, जिसमें अचलगढ़ और दिलवाड़ा आता है। और दिलवाड़ा आप देखोगे तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर इतिहास में पढ़ते हो, जो गुजरात के विमल शाह द्वारा बनाया गया था, रहने वाले थे गुजरात के सेनापति। ठीक है, तो इतिहास में वहाँ से भी पढ़ते हो। ये दिलवाड़ा जैन धर्म के प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, जो सफ़ेद मार्बल से बने हुए, ये भी ध्यान रखना, और अपनी कलात्मक शैली के लिए जाने जाते हैं। वो दिलवाड़ा चोटी पे बने हुए, इसलिए उसको नाम क्या पड़ गया है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलें आगे, तो इसका कुछ ऐतिहासिक क्रम भी हुआ, ये अरावली हुआ। अब आते हैं अपन अपने विंध्याचल पे। अब विंध्याचल की बात करते हैं, तो सबसे पहले विंध्याचल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से स्टार्ट होता है ये, और बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। ये खास सासाराम इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि सासाराम ऐतिहासिक क्रम में फिर पढ़ते हो आप, किसका मकबरा स्थित है यहाँ पे, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, जो आपके लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। और विंध्याचल लाल बलुआ पत्थर के लिए ही जाना जाता है मुख्य रूप से, और चूना पत्थर के लिए ही। तो ये गुजरात के सासाराम तक फैला बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, कहाँ से लेकर, गुजरात से लेकर। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा ऐसा राजस्थान से टच होता है, फिर ये उत्तर प्रदेश और बिहार में सासाराम तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और इसका डायग्राम भी देख सकते हो आप, देखो ये अरावली पढ़ लिया आपने, ये गुजरात से सारी पर्वत श्रृंखला स्टार्ट हो रही, देखो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, और ये कहाँ तक गया हुआ है, सासाराम तक। ये डायग्राम में अच्छे से बना लेना आपको। अब इसकी और डिटेल पढ़ते हैं। विंध्यन एक कगार क्या है, एक कगार है। कगार का मतलब क्या होता है, जो कोई पर्वत एक तरफ ज़्यादा ऊंचा उठा हो और दूसरी तरफ जिसका ढलान मंद हो और धीरे धीरे उसका ढलान पूरा खत्म हो जाता हो, तो उसको कहा जाता है कगार। तो आपके विंध्याचल जो है दक्षिण की तरफ तो बहुत ऊंचा है, और उत्तर की ओर जाते जाते इसका ढलान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए विंध्याचल से जितनी भी नदियाँ निकलती है वो दक्षिण भाग से निकलती है विंध्याचल के, और उत्तर भाग की ओर बहती है, और उत्तर भाग की ओर बहती हुई गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है, आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाओगे तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे विंध्याचल से नीचे वाले क्षेत्र में एक भ्रंश घाटी आ जाती है, जिसमें नर्मदा नदी बहती है आपकी। भ्रंश भी पढ़ेंगे हम, होता क्या है, जब कोई भाग नीचे धंस जाता है तो क्या कहलाता है, भ्रंश। तो इसका विंध्याचल का दक्षिणी वाला भाग जो है नीचे धंस गया है, जहाँ नर्मदा बहती है, और नर्मदा के उत्तर में जितनी भी नदियाँ निकलती है लगभग वो सब आपके उत्तर की ओर गंगा की सहायक नदियों में या गंगा नदी में मिलती है। चाहे आप चंबल ले लो, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ठीक है, जितनी भी नदियाँ ले लो सब ऊपर की ओर बह रही है, देखो। ठीक है, तो ये खास बात है। तो ये कगार है जिसका ढलान किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है।
किधर हो इसका ढलान, दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसके दक्षिण में भ्रंश घाटी है जिसमें नर्मदा नदी बहती है, और उत्तर की ओर इसका मंद ढलान है जिसमें सारी नदियाँ बह के जा रही थी। तो ध्यान रखना, ये क्या है, एक कगार का उदाहरण है। ठीक है, ये भी जल विभाजक का कार्य करता है भैया। कैसे जल विभाजक का कार्य करता है, तो ये उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों के बीच, उत्तर भारत की नदियाँ मुख्य रूप से हिमालयी नदियाँ, कौन सी नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली, देखो गंगा, यमुना, फिर ये जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ आ रही थी, ये देखो सब आगे जाके, क्या ये विंध्याचल नहीं होता तो आपके सीधी सीधी किधर आ जाती, देखो नीचे आती कि नहीं आती। लेकिन इस विंध्याचल की वजह से किधर मुड़ गई, पूर्व की ओर मुड़ गई और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये भी देखो विंध्याचल भी एक जल विभाजक का कार्य कर रहा है। उत्तर भारत की नदियाँ और नीचे दक्षिण भारत की नदियाँ, खासकर हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपी नदियाँ, प्रायद्वीपी नदियाँ और हिमालयी नदियाँ। ठीक है, दोनों के बीच क्या कर रहा है, ये जल विभाजक। तो आपके सिंधु गंगा के बीच अरावली जल विभाजक था, जबकि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपी नदियों के बीच कौन विभाजक है, विंध्याचल। ठीक है, ये खास बात है। फिर यहाँ पर देखोगे आप तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर मुख्य रूप से मिलते, बताया था अभी मैंने। और जब बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, तो वही सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण सामग्री, अच्छे से याद रख लेना आपको। लेकिन इनमें एक श्रेणी है इसी विंध्याचल में जिसको बीजावर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और बीजावर श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। एक ध्यान, अच्छे से ध्यान रखना है इसको। बीजावर श्रेणी विंध्याचल का ही भाग है जो किसके लिए जानी जाती है, हीरा के लिए जानी जाती है, जिसमें पन्ना, सतना, ठीक है, का कुछ मुख्य भाग आ जाता है छतरपुर का, और वहीं से आपके हीरा निकाला जाता है, आपको देखा होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया कौन कौन सी नदियाँ बहती है यहाँ पर, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, देखो सब विंध्याचल से निकलती है। टोंस, कर्मनाशा, पार्वती, काली सिंध, ये सब कहाँ से निकलती है, विंध्याचल से निकलती है। और उत्तर की ओर बहते हुए गंगा और उसकी सहायक नदियों, या गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। मिलती क्या नहीं मिलती है, ठीक है, तो खास बात है। इस विंध्याचल की एक खास बात और है, ठीक है, इसको हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से, तो इसके 3 भाग है, 1, 2 और ऐसे 3। और जो सबसे निचली वाली श्रृंखला है गुजरात की तरफ, उसको विंध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंध्य। मध्य वाली श्रृंखला को भांडेर कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। और सबसे उत्तर प्रदेश से मिली हुई श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वाली, उसको क्या कहा जाता है, कैमूर। तो ये ध्यान रख लेना अच्छे से, जो बिहार तक फैली हुई वो कैमूर है, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भांडेर है, और मध्य प्रदेश गुजरात में कौन आ जाती है, विंध्यन। तो विंध्य, भांडेर और कैमूर का क्रम याद रखना है, जो विंध्यन के ही भाग है मुख्य रूप से विंध्याचल के ही। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना यहाँ से। और आपको डायग्राम में भी बता देता हूँ मैं, देखोगे, देखो विंध्य, भांडेर और कैमूर। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है, विंध्य, भांडेर, कैमूर किसका ही भाग है, विंध्याचल का ही भाग है। ठीक है, जो आपके क्रम से फैला हुआ पूरा, तो ये अच्छे से याद रखना है। तो ये हमारी विंध्याचल हुई। अब चले आगे, अब आ जाते हैं अपन किस पे, सतपुड़ा पे। ठीक है, और सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, जब किसी क्षेत्र में दोनों साइड वाले भाग नीचे धंस जाएं और बीच वाला भाग यथावत रहे, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। दोनों साइड वाले भाग क्या हो जाए, नीचे धंस जाए, और बीच वाला भाग वैसा वैसा रहे, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। जैसे देखोगे
उधर उत्तर की तरफ आपके विंध्यन था, उसके जस्ट दक्षिण में नर्मदा घाटी थी जो भ्रंश का निर्माण कर रही थी, तो इधर नर्मदा वाला भाग नीचे धंस गया। सतपुड़ा के दक्षिण की तरफ जाओगे तो ताप्ती नदी आती है, वो भी भ्रंश का निर्माण करती है, वो भी भाग नीचे धंस गया है, और बीच में कौन सा पर्वत खड़ा रह गया है? केवल सतपुड़ा। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, आपके ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपके सतपुड़ा। फिर ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ? तो सेम ये गुजरात से लगाकर छत्तीसगढ़ तक, सब पर्वत श्रृंखला की शुरुआत गुजरात से हो रही है, और भारत के प्रधानमंत्री की शुरुआत भी गुजरात से हो रही है, देख लो। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है यहाँ पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, और जब गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आपको डायग्राम में भी समझ में आना चाहिए। ये गुजरात की बॉर्डर से स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे आगे तक छत्तीसगढ़ तक जाता है, मध्य प्रदेश से होते हुए। और इस सतपुड़ा की भी अपनी अलग अलग विशेषताएं। ब्लॉक पर्वत तो बता ही दिया मैंने, इसकी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो MPPSC की फेवरेट है और कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। कौन कौन से? अरावानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, पीलीभीत की पहाड़ियाँ और धूपगढ़ की। ठीक है, और ये बिल्कुल किधर से? गुजरात वाले क्रम से शुरू होती है, उसके बाद जैसे जैसे छत्तीसगढ़ की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्रम लिखा हुआ मैंने। अड़वानी, बड़वानी, बीजागढ़, हाल ही में क्वेश्चन आया था इससे पहले। ठीक है, असीरगढ़ का भी आ चुका है, पीलीभीत का भी आ चुका है, धूपगढ़ का तो कितनी बार आ चुका है। तो ये सब पहाड़ियाँ किसकी है? इसी सतपुड़ा की है। ठीक है, जो पर्वत चोटियाँ इसकी कुछ खास खास, ये सारी एग्जाम में अच्छे से याद रख लेना। MPPSC तो पूछती है, अदर्स छोटी छोटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं अलग अलग, तो ये ध्यान रखना। अड़वानी, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़, पीलीभीत और धूपगढ़, ये तो इसकी पहाड़ियाँ हुई मेन, और इसकी कुछ छोटी छोटी श्रृंखलाएँ भी है। उन श्रृंखलाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा। तो आप देखोगे जो गुजरात वाली श्रृंखला है उसको राजपीपला के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश वाली श्रृंखला है उसको महादेव के नाम से जाना जाता है, और जो छत्तीसगढ़ वाली श्रृंखला है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाली, उसको मेकल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से इसी के पास से आपकी कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, और मेकल से निकलती है, इसलिए उसका एक नाम भी है मेकल सूता। ठीक है, मेकल की पुत्री, तो वो इसी श्रृंखला से निकलती है, तो ध्यान रखना है। तो ये मेकल, महादेव और राजपीपला। राजपीपला गुजरात की तरफ है, इसमें एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आता है जिसका पावागढ़ नाम है, आपने सुना होगा। ठीक है, और फिर बीच वाली श्रृंखला कौन सी आती है? महादेव, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, सबसे ऊंचाई वाला भाग भी यही क्षेत्र वाला है, और इसी में सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी स्थित है? धूपगढ़ स्थित है, देखो। ठीक है, और सबसे उधर वाला भाग कौन सा आ गया? मेकल। इसी में एक अमरकंटक चोटी आएगी, और इस अमरकंटक से ही आपके 3 नदियां निकलती है मुख्य रूप से, जो तीनों अलग अलग दिशाओं में बहती है, महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, इसका अर्थ है कि सोन नदी गंगा में जाके मिल जाती है, महानदी नीचे जाती है, डेल्टा बनाती खुद। ठीक है, और नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, आपको पता होगा। और जब एक जगह से कहीं नदियां अलग अलग दिशाओं में बहती है तो हम आगे पढ़ेंगे, उसको अरी प्रतिरूप कहा जाता है। अपवा प्रतिरूप का एक उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ मेकल सूता, मेकल की पुत्री नर्मदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर ये किस किस के लिए जाना जाता है? तो आप मध्य प्रदेश पढ़ते हो, मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र है। एक मध्य भारत क्षेत्र है जिसमें सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, आपके सोन घाटी आ जाती है, जोगिला घाटी आ जाती है, और एक आ जाता है सतपुड़ा वाला क्षेत्र जिसमें पेंच घाटी आती है, कानन घाटी आती है। ठीक है, इत्यादि, और आपके होशंगाबाद, बैतूल वाला क्षेत्र आता है, जो किसके लिए जाना जाता है? कोयला, मतलब यहाँ कुछ गोंडवाना चट्टानों का विभाग है। फिर आप ग्रेफाइट, बैतूल का नाम सुना ही होगा आपने, तो यहाँ से ग्रेफाइट भी बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, और बैतूल का नाम आता है ग्रेफाइट में। फिर आपने टंगस्टन पढ़ा होगा, नर्मदापुरम का नाम आता है। ठीक है, तो ये टंगस्टन के लिए भी जाने जाती है सतपुड़ा श्रेणियाँ। तांबा, मलाच खंड का नाम सुना ही होगा आपने। मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, पता है आपको। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? मलाच खंड है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? बालाघाट में। तो
तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण खनिज है यहाँ पर मैग्नीज, जहाँ पर आप इसमें फिर पढ़ते हो बरवेली, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? फैक्ट और कॉन्सेप्ट से याद रखोगे तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पहले चीज़ें अच्छे से पढ़ो, फिर ये चीज़ें पढ़ो, आपको खनिज वगैरह तो याद रहेंगे। आपको भूगोल की पूरी जानकारी है ही नहीं, आप बात की चीज़ें रटते जाते हो तो फिर याद होती नहीं है। मैग्नीज बरवेली खदान मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। मैग्नीज उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो कितने खनिज हो गए जो जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है, हीरा, मुख्य रूप से तांबा और मैग्नीज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और कोयला में कोई तृतीय बताता है, कोई चतुर्थ, तो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग याद रखना आपको तृतीय या चतुर्थ, ठीक है। एमपीपीएससी ने इससे पिछले वाले में चतुर्थ माना था, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका कौन सा भाग हुआ? सतपुड़ा वाला, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया और आपका सतपुड़ा भी हो गया है। और इनकी पहाड़ियाँ और छोटी छोटी श्रृंखलाएं जिसमें राजपीपला, महादेव और मेकल पड़ी थी अपनों ने, वो याद रखना अच्छे से, ठीक है। इसकी एक खास बात है, ये जो असीरगढ़ है, ठीक है, इस असीरगढ़ और पीलीभीत पहाड़ियों के बीच एक दर्रा पड़ेंगे आगे चलकर हम, जिसको कहा जाता है असीरगढ़ घाट। किसके बीच है? असीरगढ़ और पीलीभीत के बीच, असीरगढ़ घाट, ठीक है। यहीं पर असीरगढ़ का किला भी स्थित है और इस घाट पे जो इस किले को विजिट कर लेता था उसका नियंत्रण दक्षिण भारत पर हो जाता था। इसलिए आप इतिहास पढ़ते हो मध्यकालीन तो दक्षिण का जो प्रवेश द्वार पढ़ते हो जब, तो वो असीरगढ़ घाट को या असीरगढ़ किला को ही कहा गया है, क्योंकि इसी घाट में वो किला स्थित है, ठीक है। और जब आप मध्यकाल पढ़ते हो तो मध्यकाल में अकबर पढ़ते हो, और अकबर ने जो अंतिम विजय प्राप्त की थी वो असीरगढ़ पर ही की थी, पता है ना। तो ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अकबर ने इसी किले को, असीरगढ़ के किले को सोने की चाबियों से खोला था। और इसी असीरगढ़ के किले में शाहजहाँ की जो बेगम है मुमताज़, उनकी सर्वप्रथम कब्र यहीं बनाई गई थी, ठीक है। और बाद में जब ताजमहल बना तो उनको यहाँ से वहाँ ले जाया गया। तो आप सब चीज़ पढ़ते हो तो ये असीरगढ़ और पीलीभीत के बीच असीरगढ़ घाट पढ़ते हो, अच्छे से याद रखना है, दक्षिण का प्रवेश द्वार, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राजमहल पहाड़ियों पे, ठीक है। तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं। अब राजमहल की पहाड़ियों को आपको डायग्राम में बता देता हूँ मैं। ये सतपुड़ा हो गया, ये राजमहल है, और राजमहल में अपने पढ़ लिया था सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ 1366 मीटर, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी डिटेल याद रख लो क्या क्या मेन है, ठीक है। और सबसे पहले ये जैसे मालवा का पठार वगैरह पड़ा था, तो इस राजमहल की पहाड़ियों की खास विशेषता ये कि बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ भाग है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है क्योंकि ये बेसाल्टिक चट्टानों का भाग है। फिर यहाँ पर चांदी, अभ्रक, चूना पत्थर, कोयला जैसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, क्योंकि ये छोटा नागपुर से लगा हुआ क्षेत्र है और छोटा नागपुर का पठार खनिजों का आश्चर्य था और उसी का उत्तरी भाग का राजमहल की पहाड़ियों के रूप में विकसित हुआ है, इसलिए ये सभी खनिजों के लिए जाना जाता है। बोध गया, कोडरमा वगैरह पढ़ते हो आप, हजारीबाग वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो वहीं आप घाटशिला वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, जो तांबे के लिए जानी जाती है, खदान है घाटशिला। हाल ही में एमपीपीएससी में 3 तांबा उत्पादक राज्य को पूछा गया था, अगर आप अच्छे से जानते हो तो लिख सकते थे, मैंने अभी तीनों बता दिए। मध्य प्रदेश में कौन सा बताया है? मलाजखंड, तो मध्य प्रदेश राज्य हो गया है। राजस्थान में कौन सा बताया? खेतड़ी, तो राजस्थान हो गया। एक झारखंड में कौन है? घाटशिला। तो 3 राज्य जो है किसके लिए जाने जाते हैं मुख्य रूप से? तांबा उत्पादन। और जिसने ये खदानों का भी वर्णन कर दिया है उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस है। तो सिंपल क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते रहते हैं, मेंस में भी आते रहते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते जाओ और आराम से एग्ज़ाम क्लियर करो और स्मार्ट स्टडी करो, सबसे बेस्ट चीज़। फिर इसी पार्श्वनाथ में मैंने बताया जैन तीर्थ स्थल, ठीक है, कौन से? आपके जैन धर्म के जो तीर्थंकर है 23वें, वो पार्श्वनाथ है, वो उन्हीं की जन्मस्थली और तपोस्थली यही है, ठीक है। और ये अभी थोड़े टाइम पहले करंट अफेयर्स में चर्चा में था, क्यों था ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक है। तो ये पार्श्वनाथ है जो जैन तीर्थ के लिए जाना जाता है, राजमहल क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो ये हुआ आपका
राजमहल, अब होता है आपका पश्चिमी घाट आता है, ठीक है। और पश्चिमी घाट की खास विशेषता पढ़ेंगे हम। पहले पश्चिमी घाट का वर्णन देख लो कैसे है, देखो ये फिर ये भी गुजरात से ही शुरू हो रहा है और आपके कहाँ तक जा रहा है, तमिलनाडु। गुजरात में कहाँ से, सूरत के निकट से स्टार्ट होता है ये, और तमिलनाडु में कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कितने किलोमीटर लंबाई है इसकी, लगभग 1600 किलोमीटर। पूछा गया हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी दूसरी श्रृंखला कौन सी है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 1600 किलोमीटर लंबाई है, सूरत से लगाकर कन्याकुमारी अर्थात गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें अनेक पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, फिर इसकी डिटेल पढ़ते जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या है, कगार का उदाहरण है। जैसे पश्चिमी घाट कगार विंध्याचल कगार का उदाहरण था, वैसे वैसे पश्चिमी घाट भी किसका उदाहरण है, कगार का उदाहरण। कैसे, आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय भारत है ये, और इधर इसकी ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी और पूर्व की ओर ऊंचाई क्या होती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। देखो तो इसका ढलान, तीव्र ढलान तो पश्चिम की ओर मिलेगा एकदम, देखो इधर तीव्र ढलान मिल रहा है, जबकि मंद ढलान किधर की ओर है, पूर्व की ओर है, और पश्चिम की ओर तीव्र ढलान है। इसलिए पश्चिमी घाट से जो बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती है वो सब पूर्व की ओर बहती है। चाहे आप गोदावरी ले लो, कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, पेन्नार ले लो, वेगई ले लो, ये सब बड़ी बड़ी नदियाँ किधर की ओर, और इनकी सहायक नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। क्यों बहती है, पश्चिमी घाट पश्चिम में ऊंचा है और धीरे 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 पूर्व की ओर जाने में इसका ढाल जो है कम होता जाता है, तो नदियाँ सब उधर बह रही है, बड़ी बड़ी नदियाँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पानी प्राप्त करेगी वो, तो ध्यान रखना है। तो ये भी एक कगार का उदाहरण, पश्चिम में इसका तीव्र ढलान है, इसलिए यहाँ छोटी छोटी नदियाँ मिलेगी और एक कटाफटा तट मिलेगा, ठीक है, तो खास बात है। तो और एक और ख़ास बात यह है कि जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। एक तो ढलान किधर की ओर कम है, पूर्व की ओर, और ऊंचाई किधर की ओर कम होती जाएगी, दक्षिण में इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ मिलेगी। जैसे जैसे महाराष्ट्र की ओर बढ़ेंगे उत्तर की ओर, इसकी ऊंचाई लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब दक्षिण में ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ मिलेगी, उससे कम वहाँ पे, उससे कम वहाँ पे। केरल में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में उससे कम, महाराष्ट्र में उससे भी कम, गुजरात में छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ मिलेगी इस पर, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस दक्षिण से उत्तर की ओर में उसकी ऊंचाई क्या हो रही है, कम हो रही है। और ढलान इसका किधर अधिक है, पश्चिम की ओर तीव्र ढलान है, और कम किधर है, पूर्व की ओर, इसलिए किसका उदाहरण है ये, कगार का उदाहरण है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर ये आपके हॉट स्पॉट के क्षेत्र में, अभी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, भारत में दो मुख्य रूप से हॉट स्पॉट आते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट एक हॉट स्पॉट है, जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे हॉट स्पॉट होते क्या है। फिलहाल ध्यान रखना, ये हॉट स्पॉट वो क्षेत्र है जो जहाँ जैव विविधता बहुत अधिक है लेकिन खतरे में है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, अर्थात यहाँ जैव विविधता क्या है, बहुत अधिक है लेकिन किसमें, खतरे में, ठीक है। फिर आपके जो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रृंखला है उसको सह्याद्री कहा गया है। क्या कहा गया है, सह्याद्री, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाए सह्याद्री श्रेणी किसका भाग है आपके, तो आपके पश्चिमी घाट का ही भाग है। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है। इसकी कुछ ऊंची चोटियां हैं जो याद रखना, महाराष्ट्र में आपके सलहेर और कलसुबाई है, त्र्यंबकेश्वर भी है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। हाल ही में MPPS ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया था, तो वहाँ से एक छोटी नदी का भी उद्गम है जो याद रखना आपको। फिर महाबलेश्वर है जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी है जहाँ से कावेरी नदी निकलती है, और कुंद्रेमुख है जो लोएस्ट के लिए जाना जाता है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, और अन्नामलाई में हम अन्नामुड़ी पढ़ चुके हैं जो सबसे ऊंची चोटी थी, तो वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने ये बता ही दिया है कि ये गुजरात से लगाकर कहाँ तक, तमिलनाडु तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर पे, ठीक है। और सब श्रृंखलाएँ भी बता दी है, और इसकी ऊंचाई यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। ढलान किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, और इधर क्या है, कम है। और बड़ी बड़ी नदियाँ इधर की ओर जा रही थी आपकी, देखो
ठीक है, ये खास बात है, ध्यान रखना है। ये क्या हुआ आपका पश्चिमी घाट। इसी पश्चिमी घाट में आपके ये ध्यान रखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत में आता है, मानसून डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जो सबसे पहले इसी पश्चिमी घाट से टकराता है। और राज्य कौन सा है, केरल। तारीख कौन सी है, 1 जून। अगर 1 जून से पहले आता है तो मानसून को पहले आगमन कहा जाता है, अगर 1 जून के बाद आता है तो देरी से कहा जाता है। 1 तारीख याद रख लेना, जून की मानसून आगमन की तिथि है भारत पे। और सबसे पहले किस कहाँ से टकराता है, वो केरल में पश्चिमी घाट से टकराता है और धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इसलिए पश्चिमी घाट जो होता है उसकी पश्चिमी जो ढलान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इस साइड में, और ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ सदाबहार वन मिलेंगे जो हमेशा किससे ढके रहेंगे, हरियाली से। ठीक है, जबकि इसके पूर्वी ढलानों पर पर्णपाती वन मिलेंगे जिसमें आर्द्र पर्णपाती भी मिलेंगे और शुष्क पर्णपाती भी मिलेंगे, जहाँ थोड़ी कम वर्षा होगी। ठीक है, और वो पूर्वी ढलान पे बारिश कम होती है, पश्चिमी ढलान पर ज़्यादा होती है। क्यों, जब बादल आया और इधर से टकराई जाएगा यहीं पर, तो बारिश कहाँ करेगा, ज़्यादा इधर करेगा। ठीक है, तो यहाँ वन ज़्यादा होंगे, जैव विविधता ज़्यादा होगी, इधर जाते जाते हवा शुष्क हो जाएगी, तो ये पवना विमुख ढाल कहलाता है। और ये पवना विमुख कहलाता है। विमुख मतलब उल्टा, तो यहाँ बारिश कम होती है और यही वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। इसीलिए आप देखोगे जब, ठीक है, इसी पश्चिमी घाट में यहाँ पर मुंबई है इस साइड में, यहाँ भयंकर बारिश होती है। कभी वहाँ पर लोकल ट्रेनें देखना बारिश में डूब जाती है, उसी डूबे हुए ट्रैक पर चलती है। तो जबकि उसी से थोड़ा सा आगे पुणे स्थित है जो पूर्वी ढलानों पर है, वहाँ कभी आपने बाढ़ का नहीं सुना होगा। क्यों, क्योंकि वो पूर्वी ढलान पर है, वृष्टि छाया में आता है, कम बारिश होती है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है मुंबई में, तो ये खास बात है, पश्चिमी ढलान पर है, वो पूर्वी ढलान पर है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से बारिश भी प्राप्त कर रहा है और यहाँ वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की मिल रही है। एक खास बात है, इस पश्चिमी घाट में कहीं कहीं शीतोष्ण वन भी मिलते हैं आपके, खासकर साइलेंट वैली का नाम सुना होगा आपने, शांत घाटी। ठीक है, पर्यावरण में आंदोलन भी पढ़ोगे शांत घाटी से रिलेटेड। ठीक है, ये शांत घाटी को साइलेंट वैली क्यों कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, इस शांत घाटी के आसपास कहीं कहीं क्या भी मिलते हैं, शीतोष्ण वन भी मिलते हैं। इन शीतोष्ण वनों को सोलास कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। सोलास क्या है, सोलास पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली शीतोष्ण वनस्पति है, ये ध्यान रख लेना। भारत वैसे उष्णकटिबंधीय में दक्षिण वाला भाग, लेकिन यहाँ कौन सी वनस्पति भी मिलती है, शीतोष्ण, जहाँ थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है तो ठंड जैसा माहौल रहता है। ठीक है, तो खास बात है ये। तो ये पश्चिमी घाट के बारे में आपको कुछ कुछ सिंपल जानकारी याद रखना है, और इसकी 2 जानकारी मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी है। इसके बाद मैंने कुछ कलसूबाई, सालहेर, कुंद्रेमुख, महाबलेश्वर ये सब बताइए, ब्रह्मगिरी, जो याद रखना है आपको। फिर हम चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, और आगे की ओर में हम आएंगे वापिस पूर्वी घाट पर। ठीक है, हमारा अरावली हो गया है आज, विंध्याचल हो गया है, सतपुड़ा हो गया है, राजमहल हो गया है, पश्चिमी घाट हो गया है। अब बचा कौन है, केवल पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट देखोगे तो प्राचीन मोरदार अवशिष्ट पर्वत, मैंने बताया था अरावली भी प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और पूर्वी घाट भी प्राचीन अवशिष्ट मोरदार पर्वत का उदाहरण। अरावली पूर्वी घाट से भी पुराना है, एक खास बात बस ध्यान रखना आपको। फिर ये भी अपर्दन से, जैसे हमने मेवाड़ का पठार पढ़ा था तो उसका अपर्दन इतना हो गया था कि वो मैदान में बदल गया तरंगित, तो ये भी तरंगित मैदान। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और उसकी सहायक नदियों ने इसका इतना अपर्दन किया है कि ये पता नहीं चलता, इसकी कहीं कहीं तो बीच में पहाड़ियाँ ही गायब है, मैदान ही मैदान दिखाई देता है। तो इसलिए यह भी अपर्दन के कारण किस में परिवर्तित हो गया है, तरंगित मैदान में। फिर आप देखोगे ये गडजात से सिरुमलाई, गडजात कहाँ पर है, उड़ीसा में, और सिरुमलाई कहाँ है, तमिलनाडु। जैसे वो गुजरात से कहाँ तक था आपके, तमिलनाडु, अर्थात अजंता से अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु में फैली सबसे दक्षिण वाली श्रृंखला है आपके। तो ये अजंता से पश्चिमी घाट अगस्त्यमलाई तक था,
अजंता उसकी सबसे ऊपरी वाली श्रृंखला है, अगस्त्यमलाई नीचे वाली श्रृंखला है। ऐसे ही गडजात जो है पूर्वी घाट की उत्तर वाली श्रृंखला है। सिरुमलाई तमिलनाडु में स्थित सबसे दक्षिण वाली श्रृंखला है। इसके बीच और पहाड़ियाँ पढ़ेंगे हम जो जस्ट अगले वाले डायग्राम में। तो आपको फिलहाल इतना याद रखना है, गडजात से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, सिरुमलाई तमिलनाडु तक जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसमें मलियागिरी पढ़ोगे, महेंद्रगिरी, सिंगराजू, निमगिरी, डॉल्फिन रेंज, तिरुमला रेंज। ठीक है, ये मलियागिरी, महेंद्रगिरी, सिंगराजू, निमगिरी, डॉल्फिन रेंज और तिरुमला पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, याद रखना है। इसमें डॉल्फिन रेंज याद रखना है और तिरुमला याद रखना अच्छे से। बाकी तो नियामगिरी, महेंद्रगिरी उड़ीसा में याद रखना आपको। ठीक है, डॉल्फिन रेंज क्यों प्रसिद्ध है? इसी के निकट विशाखापट्टनम बंदरगाह है, पूछा गया। डॉल्फिन रेंज के विशाखापट्टनम के निकट कौन सी रेंज है? डॉल्फिन रेंज है। ठीक है, तो एग्जाम में। और तिरुमला क्यों पूछा गया है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यहाँ पर तिरुपति बालाजी, सुना होगा आपने, सुना है? तिरुमला हिल्स में आता है तिरुपति बालाजी। नाम इनका तिरुपति बालाजी है, लेकिन यहाँ पर है भगवान विष्णु की मूर्ति, ये ध्यान रख लेना अच्छे से। ठीक है, बहुत सारे समझ लेते हैं तिरुपति बालाजी मतलब हनुमान जी की मूर्ति होगी, लेकिन नाम तिरुपति बालाजी और है किसकी मूर्ति यहाँ पर? भगवान विष्णु की। ठीक है, और वो भी सोई हुई प्रतिमा वाली है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ, तो ये हुआ आपका तिरुमला हिल्स में तिरुपति, डॉल्फिन रेंज में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो ये पूर्वी घाट, और इसका अपन ग्राफ भी पढ़ लेते इधर देखो। ये पूर्वी घाट उड़ीसा से स्टार्ट हो रहा है तमिलनाडु तक, जीतगांडा सबसे ऊंची चोटी थी, और अगली में देख लोगे आप तो आपको इसकी श्रृंखलाएँ भी मिलेगी। ठीक है, और ये श्रृंखला अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। पहले तो ये डायग्राम अच्छे से याद रखना आपको, ये सर्वाधिक चोटियाँ कौन कौन सी है, ऊंची किस किस श्रृंखला की, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये सामान्य डिटेल सबको याद रखना है। ठीक है, अरावली की, विंध्याचल की, सतपुड़ा की, राजमहल की, पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं और आगे हम पढ़ रहे हैं अब इन्हीं श्रृंखलाओं की कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे विंध्य, भांडेर, कैमूर अपनों ने विंध्याचल में पढ़ी थी, अपनों ने ताजपीपला, महादेव, मेकल, सतपुड़ा में पढ़ी थी अपनों ने। ऐसे ही पश्चिमी घाट में भी उत्तर से दक्षिण की ओर अनेक श्रृंखलाएं और पूर्वी घाट में भी अनेक श्रृंखलाएं। पहले हम पश्चिमी घाट की पढ़ेंगे, फिर पूर्वी घाट की। एक खास बात है, जब मैंने पठार पढ़ाए थे तो एक पठार मैंने छोड़ा था जो अलग से पढ़ना है, और पहाड़ियों में भी एक पहाड़ वाला क्षेत्र अलग से। कैसे? तो आप देखोगे ये गुजरात वाला जो पठारी क्षेत्र है, सौराष्ट्र बोलते हैं, अभी हाल ही में टेस्ट मैच हो रहा है वहाँ पे, राजकोट वाला क्षेत्र वो इसी पठारी क्षेत्र में आता है, काठियावाड़ पठार कहा जाता है इसको। ये भी काली मिट्टी का बेसाल्ट लावा से निर्मित क्षेत्र है जो कपास की खेती के लिए जाना जाता है। तो ये पठार एक काठियावाड़ का पठार छोड़ दिया था मैंने, जो अच्छे से याद रखना है। ऐसे कैसे एक पहाड़ी क्षेत्र में भी देखेंगे हम। तो गुजरात में मांडव की, गिरनार की और गिर की पहाड़ियाँ स्थित है। और गिर तो पता ही आपको शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर एशियाई शेर, ठीक है, जो केवल भारत में मिलते हैं आपके। तो वो गिर की पहाड़ियों में ही गिर नेशनल पार्क में स्थित है। इसके ऊपर वाली पर्वत श्रृंखला गिरनार है और उससे ऊपर वाली कौन सी है? मांडव की पहाड़ियाँ हैं। तो ये अच्छे से क्रम याद रखना है, उत्तर से दक्षिण मांडव, गिरनार, गिर, ये गुजरात में है। अब देखोगे आपके महाराष्ट्र में अजंता MPPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला जो केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता, महाराष्ट्र में केवल। उसके नीचे मिलेगी आपको सतमाला, उसके नीचे बालाघाट, उसके नीचे हरिश्चंद्र। सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्रम में UPSC भी पूछ चुकी है, अन्य PCS भी आपको अच्छे से याद रखना, MPPSC भी पूछती है यहाँ से। अजंता, अजंता के बाद सतमाला, सतमाला के बाद बालाघाट, बालाघाट के बाद हरिश्चंद्र, ठीक है। फिर हरिश्चंद्र के बाद कर्नाटक में आ जाती है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, ये महाराष्ट्र में आती है मुख्य रूप से। अब बाबा बुदान किस में आ जाती है? आपके कर्नाटक में, जो लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। फिर आप नीचे जाओगे तो केरल में मिलेगी अन्नामलाई, और इसमें हम अन्नामुड़ी पढ़ चुके हैं।
अन्नामलाई में ही अन्नामुडी पढ़ चुके हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई थी। फिर इसी अन्नामलाई के नीचे आती है आपके कौन सी, इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी आती है, इलायची की पहाड़ियाँ। इस इलायची की पहाड़ियों के थोड़ा सा पूर्व की साइड देखोगे तो छोटी सी पहाड़ियाँ आ जाती है जिनको पालनी की पहाड़ियाँ कहा गया। इन इलायची अन्नामलाई के पूर्व की साइड में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, देखोगे, देखो पूर्व की साइड है पालनी की पहाड़ियाँ स्थित है। और पालनी की पहाड़ियों पर एक दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है जिसको कहा जाता है कोडाइकनाल। कौन सा हिल स्टेशन है, कोडाइकनाल। तो ये ध्यान रखना, कोडाइकनाल हिल स्टेशन किस पे है, पालनी की पहाड़ियों पे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये रखना। और पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम विस्तार कौन सी है, कार्डेमम हिल्स। इस इलायची वाली को ही कार्डेमम हिल्स कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ी और दक्षिण में स्थित है। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अगस्त्यमलाई, ठीक है। तो ये अगस्त्यमलाई सबसे पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अपन आगे। याद रहेगा, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, बाबा बुदान, अन्नामलाई, इलायची, अगस्त्यमलाई, कार्डेमम। और इसके जस्ट थोड़ा सा पूर्व की ओर पालनी। और ये सब पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। ये गुजरात वाली 3 पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि सूरत से इसकी शुरुआत हो रही थी और कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर पूर्वी घाट की भी पढ़ लेते हैं अपन। ये पश्चिमी घाट हो गया आपके, अब ये पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट सूरत से है ना, और ये पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट में सबसे ऊपर मिलेगी आपको बादाम की पहाड़ियाँ, बाबा बुदान कर्नाटक, बादाम उड़ीसा। फिर उसके नीचे मिलेगी गड़जात की पहाड़ियाँ। फिर उसके नीचे टिक्कर पहाड़ा। ये पहाड़ा एक प्रकार की बस्ती को कहा जाता है, ठीक है, बंगाली भाषा में, ठीक है, या उड़िया भाषा में। इसलिए ज़्यादातर पहाड़ा नाम से शहर मिलेंगे आपको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और टिक्कर पहाड़ा पहाड़ियाँ वहाँ पर जो विशेष बस्तियों के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आ जाएगी नयागढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। और नयागढ़ की पहाड़ियाँ भी आपके उड़ीसा में मुख्य रूप से स्थित है। तो बादाम, गड़जा, टिक्कर पहाड़ा और नयागढ़ की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है, जो आपके किस में आ जाता है, उड़ीसा में। इसके बाद आ जाते हैं अपन एरामाला हिल्स, फिर नल्लामाला हिल्स, वेलिकोंडा हिल और पालकोंडा हिल। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मुख्य रूप से एरामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, अच्छे से याद रखना है। एरामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, एरामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा मैं साउथ से आया हूँ, ये नाम ऐसे ही है साउथ वाले, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपके शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ठीक है। वो शेषाचलम की पहाड़ियाँ क्यों प्रसिद्ध है, आप सबने मूवी देखी होगी, कौन सी, पुष्पा। और पुष्पा में जब मूवी स्टार्ट होती है तो इन्हीं जंगलों का वर्णन आता, अच्छे से मूवी देखना एक बार और, ठीक है। मूवी से भूगोल सीख सकते हो। शेषाचलम की पहाड़ियाँ रेड चंदन के लिए फेमस है, रेड सैंडल्स, लाल चंदन। और वो पुष्पा मूवी किस पर आधारित है, आपके लाल चंदन की स्मगलिंग पर, पता है ना। तो क्यों स्मगलिंग हो रही है, उसमें शेषाचलम से आपके लाल चंदन की स्मगलिंग होती है। तो ये शेषाचलम की पहाड़ियों का वर्णन आता है, ठीक है, जो नीलगिरी के उत्तर में स्थित है। और ये पूर्वी घाट का ही हिस्सा है शेषाचलम की पहाड़ियाँ, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूवी से भी आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, बस अपना ध्यान भी होना चाहिए। और मूवी जब शुरू होती है तो वो काल्पनिक है या वास्तविक है जरूर देख लिया करो, ठीक है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मिलेगी आपको। तो वो वास्तविक तो है लेकिन घटनाएं उसकी काल्पनिक है, ठीक है। तो शेषाचलम के जंगल मिलते हैं उसमें, जिसमें रेड सैंडल्स के लिए फेमस है। तो ये सब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में एरामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम। अब देखोगे फिर पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणतम तमिलनाडु में जावड़ी, शेवराय, पंचमलाई, शिरुमलाई। जावड़ी, शेवराय, पंचमलाई, शिरुमलाई तमिलनाडु में स्थित है, अच्छे से याद रखना है। और फिर इन दोनों का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। और नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, अच्छे से याद रखना है, 2670 जिसकी ऊंचाई है, अभी पिछली बात बता चुका हूँ मैं। और इसी पर आपके एक हिल स्टेशन स्थित है ऊटी। आप गोलमाल रिटर्न्स मूवी देखोगे, थर्ड वाली कौन सी, जिसमें वो भूत वाली घटनाएं हैं, उसमें इसी ऊटी की शूटिंग है।
तो उस मूवी से फिर भूगोल सीख सकते हो। ऊटकमंड भी बोला जाता है इसी को, ऊटी को क्या भी बोला जाता है, ऊटकमंड। ठीक है, तो ये ऊटी नीलगिरी में स्थित है, जो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन। एक तो कोडाईकनाल हो गया, एक ऊटी हो गया जो नीलगिरी में, कोडाईकनाल पालनी में। तो ये सब पहाड़ियाँ अच्छे से याद रखना है, क्रम अच्छे से याद रखना है। यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, पीसीएसओ के भी फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद कुछ पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ छूट गई थी, आपको याद रखना है, रेंगमा, बराइल और मिकिर, जो असम में फैली हुई है। रेंगमा, बराइल और मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ फैली हुई है, असम में फैली हुई है। ये भी अच्छे से याद रखना है आपको। ये सारी अपनी पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई, और इनकी कुछ ऊंची चोटियाँ भी पढ़ ली थी अपनों ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा इसमें भाग बचा है, अभी क्लियर कर लेते हैं। अपने दर्रे छूट गए थे, ठीक है, तो सारे दर्रे एक साथ कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें हिमालय वाले भी आ जाएंगे और आपके प्रायद्वीपी वाले भी आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। अभी प्रायद्वीप ताज़ा ताज़ा है, तो पहले ये कवर कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गोरान घाट। कौन सा? गोरान घाट पढ़ेंगे अपन। और गोरान घाट की बात करता हूँ मैं, तो ये आपके मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला में, किस में स्थित है ये? अरावली पर्वत श्रृंखला में। किस किस के बीच है गैप है गोरान घाट? माउंट आबू और उदयपुर के बीच। किसके बीच है? माउंट आबू और उदयपुर के बीच। ठीक है, ऐसे कैसे? असीरगढ़ घाट, और असीरगढ़ घाट बता ही दिया मैंने। दक्षिण का प्रवेश भारत, प्रवेश द्वार, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच गैप है ये। जितनी भी विजय हुई है दक्षिण भारत में, ज़्यादातर उत्तर भारत के जो राजवंश थे, उनसे संबंधित राजा थे, ठीक है, शासक थे, वो इसी घाट से ज़्यादा जाते थे। तो ध्यान रखना, असीरगढ़, इस पे जिसका कब्जा होता था वो उसका दक्षिण भारत पर भी कब्जा होता था। ठीक है, तो ये असीरगढ़ हुआ। फिर आपके थाल घाट, और थाल घाट मुंबई और नासिक के बीच, मुंबई नासिक हाईवे जो गुजरता है इसी घाट से होकर गुजरता है, थाल घाट से। अच्छे से याद रखना है। इसी के नीचे वाला भाग जो है वो बोर घाट है, और बोर घाट से मुंबई पुणे के बीच हाईवे गुजरता है। तो थाल घाट मुंबई नासिक, बोर घाट मुंबई पुणे, अच्छे से याद रखना है। फिर नीचे जाओगे दक्षिण में, तो एक मिलेगा आपको पाल घाट और एक मिलेगा आपको सेन घाट। पाल घाट किसको जोड़ता है? कोझिकोड और कोयम्बटूर को। और सेन घाट किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुराई को। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, पाल घाट, कोझिकोड। ठीक है, ये वही कोझिकोड है जहाँ आपके भारत में पहला यूरोपीय जहाज आया होता। ठीक है, कौन सा? तो पुर्तगाली। और पुर्तगाली में कौन? वास्को डी गामा। वो कहाँ उतरा था? आप पढ़ोगे कालीकट। कालीकट का ही एक नया नाम क्या है? कोझिकोड है। ठीक है, नया शब्द बरसाता और पूरा है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक कोझिकोड और कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, उन दोनों को जोड़ता है पाल घाट। सेन घाट किसको जोड़ता है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और मदुराई। ठीक है, जो मीनाक्षी मंदिरों के लिए जाना जाता है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मीनाक्षी मंदिर मदुराई में स्थित है, क्यों फेमस है वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम और मदुराई के। तो ये तो कुछ घाट हो गए जो अभी हमने प्रायद्वीपीय भारत पढ़े उसके थे। आपके कुछ उत्तर भारत के घाट छूटे हुए थे या दर्रे छूटे हुए थे, याद रख लेना। जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? काराकोरम चीन और भारत के बीच स्थित है, बताया था मैंने। प्राचीन सिल्क रूट का भाग हुआ करता था, वर्तमान में सीपीईसी गुजर रहा है यहाँ पे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो अच्छे से याद रखना है। फिर आपको जोजिला याद रखना है, कश्मीर और लेह लद्दाख को जोड़ता है ये। ठीक है, जब 1999 में कारगिल वार हुआ था, तो इस जोजिला के जस्ट उत्तर में कारगिल हिल्स है, उसी पर आपके पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इसलिए हमको बहुत सारे सैनिकों की शहादत के बाद इसको कब्जे में लेना पड़ा वापिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये जोजिला वहीं पर है, कश्मीर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, फिर आपके इधर आ जाता है बुर्जिल दर्रा, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, पीओके वाला, उसको कश्मीर से जोड़ता है। और उसी के नीचे आ जाता है बारामूला। बुर्जिल के नीचे कौन सा आ जाता है? बारामूला। जब 1948 में
पाकिस्तान ने कबाइलियों के साथ भारत पर आक्रमण किया था तो मुख्य रूप से इसी दर्रे से आए थे। और श्रीनगर को ये किससे जोड़ता है, पीओके से जोड़ता है। अगर हमारी सेना वहाँ से टाइम से नहीं जाती तो हो सकता था वो पूरे कश्मीर को कब्जा कर लेते, मुख्य रूप से श्रीनगर को। तो ध्यान रखना है, बारामूला दर्रा वहीं स्थित है और आए दिन यहाँ पर आतंकी घटनाएं होती रहती। बारामूला चर्चा में रहता, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके आ जाता है पीर पंजाल और बरीहाल। ठीक है, अभी जो ऊपर वाले जो दर्रे पड़े थे अपनों ने, इनमें से काराकोरम ट्रांस हिमालय में था, जोजिला महान हिमालय में था, महान हिमालय की ट्रांस हिमालय की कौन सी वाली में था, लद्दाख में था, आपको याद रखना है। और ये पीर पंजाल और बनियाल जो है ये किस में स्थित है, आपके पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में। ठीक है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं, अर्थात जम्मू को कश्मीर से जोड़ते, कश्मीर घाटी से। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेंगे। और भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है, जिसमें एक सुरंग स्थित है, जवाहर। पूछा गया, बनियाल दर्रे में स्थित है वो। जवाहर सुरंग किस में स्थित है, बनियाल में, जवाहर सुरंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये आपके मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के दर्रे हुए। एक जम्मू कश्मीर और आपके शिमला के बीच स्थित है रोहतांग दर्रा, जो लेह लद्दाख को कुल्लू कांगड़ा घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। रोहतांग वैली, यहाँ पर भारत की सबसे लंबी सुरंग भी बनाई गई है, सड़क सुरंग, रोहतांग सुरंग, जिसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। अच्छे से याद रखना है, ये कुल्लू कांगड़ा घाटी को लेह लद्दाख से जोड़ता है। फिर शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा भारत का ऐसा दर्रा है जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, राजस्थान से निकलते हुए चाइना वाले तिब्बत वाले भाग में बहती है और भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर आपके याद रखना है उत्तराखंड के 3 दर्रे हैं मुख्य रूप से, माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, माना, नीति और लिपुलेख दर्रे, जिसमें से नीति और लिपुलेख दर्रा जो है मानसरोवर यात्रा के लिए जाना जाता है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा भारत और नेपाल के बीच सीमा भी बनाता है, ध्यान रख लेना अच्छे से। काली नदी इसी दर्रे से होकर बहती है, जो आपके हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कर रही थी। तो लिपुलेख दर्रा मानसरोवर यात्रा के लिए भी फेमस है, नीति दर्रा भी मानसरोवर यात्रा के लिए फेमस है। मानसरोवर पता है ना आपको, मानसरोवर झील है आपके तिब्बत में, वहाँ से यहाँ से यात्री जाते हैं, किस लिए, खासकर कैलाश पर्वत का दर्शन के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर आप पढ़ोगे सिक्किम के दर्रे। ठीक है, तो ये शिपकिला हिमाचल का हो गया, रोहतांग हिमाचल और जम्मू कश्मीर को जोड़ रहा था आपके, और ये जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के दर्रे हो गए। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अपन सिक्किम में। सिक्किम में एक तो नाथुला है और एक जेलेपला है। एक नाथुला है, एक जेलेपला है, और एक और अभी बीच में करंट अफेयर्स में चर्चा में था नाकुला, नाथुला नहीं, नाकुला। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो जो नाथुला दर्रा है वो भारत में सिक्किम में स्थित चुम्बी घाटी को चाइना से जोड़ता है, और जेलेपला दर्रा है वो निचले वाले सिक्किम वाले क्षेत्र को आपके किससे जोड़ता है, डोकलाम वाले क्षेत्र से, जहां कोविड-19 के समय पढ़ोगे आप, झड़प भी देखी गई थी डोकलाम वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक तो झड़प यहाँ भी देखी गई थी, और जिसमें एक में सैनिक मारे गए थे हमारे, आप गालवान वैली पढ़ोगे, जो जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में थी, गालवान। ठीक है, तो गालवान वैली में तो हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे, और एक झड़प कहाँ हुई थी, आपके डोकलाम वाले क्षेत्र में भी हुई थी। तो ध्यान रखना है, डोकलाम वाले क्षेत्र को जेलेपला जोड़ता है आपके, और चुम्बी घाटी वाले को, सिक्किम वाले क्षेत्र को चाइना से कौन जोड़ता है, नाथुला। ये नाथुला दर्रा भारत और चाइना के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग है। 1962 में भारत चाइना वार के बाद इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, जिसको बाद में राजीव गांधी के जब चाइना दौरा होता है उसके बाद इसको खोला गया और फिर व्यापार स्टार्ट हुआ। तो आपको पूरी चीज़ें करंट अफेयर्स से भी याद रखना है और ऐतिहासिक क्रम से भी याद रखना है। फिर आप पढ़ते हैं एक अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बुमला। ये बुमला खास इसलिए है कि ये 2 बड़े बौद्ध मठों को जोड़ता है, तवांग और लासा। लासा तिब्बत की राजधानी है, जहाँ पर बौद्ध धर्म का बड़ा मठ स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश में भी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है, तवांग। और इस तवांग और लासा को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बुमला दर्रा है आपके। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यांग्याप, बुमला, तवांग, लासा। अब आ जाता है यांग्याप। जैसे सतलुज नदी आपके शिपकिला से प्रवेश कर रही थी, ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है भारत में।
कौन से दर्रे से? यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना। और यहीं पर यह बनाती है दिहांग गार्ज। तो इसी यांग्याप दर्रे में किसका निर्माण करती है? दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। तो अच्छे से याद रखना, है दिहांग गार्ज इसी दर्रे में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। बुमला, तवांग और लासा को जोड़ रहा था, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला भाग अपना अच्छे से याद रखना है। फिर आपका आ जाता दीफू, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये ट्राई जंक्शन है भारत, चीन, म्यांमार के बीच। भारत, चीन, म्यांमार के बीच क्या है? ये ट्राई जंक्शन है ऐसे। ठीक है, तीनों को जोड़ता आपस में। और सबसे नीचे है आपका तेजू, जो भारत म्यांमार को जोड़ता है। मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर भारत का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो आसियान से जोड़ेगा अपने को। आसियान देश, जिसमें 10 देश आते हैं मुख्य रूप से, उसमें कुछ महत्वपूर्ण देश है जिसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। और उन तक एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है गंगा मेकांग परियोजना। ठीक है, एक हाईवे का निर्माण किया जाएगा इसमें। मेकांग नदी वियतनाम में बहती है और गंगा अपने यहाँ, तो ये गंगा नदी से एक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है जो मेकांग नदी तक जाएगा। ठीक है, जो इसी तेजू दर्रे से गुजरेगा। तो ये भारत के प्रमुख दर्रे हुए। इनका डायग्राम एग्जाम में बना लेना है, एक बार पूछा जाए, या फिर अपनी कॉपी में नोट्स में बना लो और अच्छे से याद रख लेना। हर बार यहाँ से 101% कोई ना क्वेश्चन बनना ही है। ठीक है, तो हाँ, आज की ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करें। ठीक है, तो हमने प्रायद्वीपीय भारत में पठार भी पढ़ लिए हैं और पर्वत श्रृंखलाएं भी पढ़ ली है। अब इनको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।